एक रात की शादी। दीपांशी और राहुल के नाम ये कहानी। दीपांशी, दीपांशी उठ जाओ यार, जल्दी उठो। दीपांशी। सुनैना ने दीपांशी के चेहरे से ब्लैंकेट उतारा तो खुला चांद सा चेहरा सामने आया। गोल्डन बाल कुछ चेहरे पर बिखरे हुए थे तो कुछ तकिए पर। भरे भरे गुलाबी गाल और तीखे तीखे गुलाबी होंठ किसी अप्सरा से कम नहीं थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मासूम भी थी, लेकिन सिर्फ सुनैना के ख्याल में, वरना बाकी घर वाले तो उसकी शरारतों से तंग आ गए थे। सुनैना ने फिर से कहा, दीपांशी उठ जाओ यार, वरना देर हो जाएगी। अरे कौन सी मुसीबत का पहाड़ टूट गया है जो तुम मुझे ऐसे उठा रही हो? दीपांशी, तुम्हारे नाना की डेथ हो गई है। दीपांशी की कज़िन सुनैना ने बड़े दुख से कहा, यार तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए। सुबह सुबह शुभ शुभ बोलो मेरे नाना के बारे में। ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो? मुझे उठाने के लिए? दीपांशी ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं यार मैं सच कह रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मम्मी के पास कॉल आई है तुम्हारे मामा जी की। वो फ़ौरन उठकर बैठ गई, कहने लगी, क्या? तुम ये क्या बक बक कर रही हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। रात मेरे नाना से मेरी बहुत अच्छे से बात हुई थी, वो बिल्कुल सही है और उनकी रात तबीयत भी बहुत अच्छी थी। नहीं यार मैं सच बोल रही हूँ, तुम मम्मी से पूछ लो। दीपांशी भागती हुई अपने कमरे से बाहर गई और अपने ताई के पास जाकर पूछने लगी, आंटी सुनैना क्या कह रही है? सुनैना की मम्मी कहने लगी, हाँ बेटा मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने अंकल के साथ अपने नाना के घर चली जाओ। तुम्हारे नाना की डेथ हो गई है। ये सुनकर तो दीपांशी धक सी रह गई। वो पत्थर की गुड़िया बन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी ताई ने उसे प्यार करके अपने पास बिठाया और समझाने लगी, बेटा परेशान नहीं होते। ऊपर वाले को जिसको लेना होता है वो ले लेता है। ऊपर वाले को अच्छे लोग पसंद आते हैं, इसलिए वो अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है। अगर तुम ऐसे रहोगी तो तुम्हारे नाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज दीपांशी पूरे 12 साल बाद अपने ताया के साथ अपने नाना जी के घर जा रही थी। अपने नाना जी से बहुत लगाव था उसे। वो उसके लिए सिर्फ नाना नहीं बल्कि उसके दोस्त भी थे। सारी दुनिया में वही तो थे जो उसका दुख दर्द समझते थे और जिनसे वो अपनी सारी बात किया करती थी। वो कभी अपने नाना के घर तो नहीं गई थी, लेकिन नाना जी उससे मिलने के लिए उसके ताया के घर पे आते रहते थे। 6 घंटे का सफ़र तय करके दीपांशी अपने ताया के साथ नाना जी के घर पहुंची, जहां उसके नाना की डेथ बॉडी रखी हुई थी। जैसे ही दीपांशी अपने नाना के पास पहुंची, वो अपने नाना की डेथ बॉडी को देखकर रोने लगी। वो उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रही थी। सभी लोग नाना जी का अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को उठाकर ले गए। वहाँ पर सब लोगों की आंखों में दिखावटी आंसू थे। दीपांशी ने दीपांशी के ताया दीपांशी से कहने लगे, चलो बेटा उठो, वापस घर भी जाना है। दीपांशी एकदम उठ खड़ी हुई। ताया जी ने मामा जी से कहा, हमें इजाज़त दीजिए, अब हम चलते हैं। मामा जी नाना जी के अंतिम संस्कार के लिए उनके साथ नहीं गए थे, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। घर में मातम छाया हुआ था और दीपांशी के ताया को जाने की फ़िक्र हो रही थी। अरे क्या बात है भाई, बच्ची को थोड़े दिन रहने दो यहाँ हमारे पास। बड़े मामा ने दीपांशी का चेहरा देखते हुए कहा। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने निकले। हमेशा की शरारती और नटखट उस वक्त अपने नाना की डेथ की वजह से बिल्कुल चुप हो गई थी। वही तो उसके सब कुछ थे, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त। अब वो अपने दिल की बातें किससे करेगी? वही चले गए तो अब कहानी ख़त्म। हमें देर हो रही है, जाना है, ताया ने दो टुक अंदाज में कहा। भाई साहब थोड़ा सब्र रखें और अंदर आकर मेरी बात सुने। ताया जी उनके साथ एक कमरे में चले गए। दीपांशी यहाँ आओ हमारे पास, उसकी बड़ी मामी ने उसे पुकारा। उनके लहजे में ढेर सारी मिठास महसूस करके दीपांशी चौंकी थी। धीरे धीरे चलकर उनके पास आकर खड़ी हो गई। रंग रूप तो बहुत प्यारा है तुम्हारा, सारी अपनी माँ पर गई हो, वो बहुत खूबसूरत थी। बहुत जुल्म सहे बेचारी ने अपने ससुराल वालों के, बड़ी मामी हमदर्दी से कह रही थी। और दीपांशी को लगा उन्होंने हमदर्दी में पीएचडी की हुई है। काफ़ी कमज़ोर हो गई हो। उम्र कितनी होगी तुम्हारी? बड़ी मामी ने उसका सरापा देखते हुए कहा। 20 साल, बिना झिझके वो बोली। लेकिन देखने में तो तुम सिर्फ 16 साल की ही लग रही हो, है ना पुष्पा? साथ में छोटी मामी से बोली।
तुम्हारी ताई तुम्हारा ख्याल नहीं रखती क्या? कितनी कमज़ोर हो तुम। अब की बार टोंट मारते हुए कहा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मेरा ख्याल रखे। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अपने कंधे पर दुपट्टा सही करते हुए वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोली थी। उसकी बात पर वहाँ सभी बैठी हुई औरतें आंखें फाड़े उसे देखने लगीं। दीपांशी को उनसे उलझन होने लगी। अगर आपके सवाल ख़त्म हो गए हों और आपका सबका देखना, तो मैं जाऊँ? वो सुनहरे बालों वाली बार्बी डॉल अपनी तीखी ज़बान से सबकी बोलती बंद कर गई। ज़बान की बड़ी तीखी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। मामी ने मुंह बनाते हुए कहा। साथ में बैठी हुई छोटी मामी को हंसी आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपना मुंह ढक लिया था। अब सबके सामने हंसकर बेइज्जती थोड़े ना करवानी थी। कहने को तो उनके ससुर की डेथ हुई थी, मगर उनके ससुर के उनके दिल में कितनी इज्जत है ये जानने वाले सभी अच्छे से जानते हैं। काफ़ी टाइम गुजर चुका था। सब लोग अंतिम संस्कार करके वापस आ चुके थे। सब लोग बैठक में बैठ चुके थे, जहाँ पर कैलाश नाथ का पोता राहुल ऑस्ट्रेलिया से अर्जेंट अपने प्राइवेट जेट पे आया था। हिंदुस्तान के ज़मीन पर पैर रखते ही वो सबसे पहले शमशान पहुंचा था और सबके साथ घर आया था। उसकी रौबदार पर्सनालिटी देखकर सभी दंग रह गए थे। सभी उसके आगे पीछे घूम रहे थे, जबकि उसे अपने दादा की यूं अचानक डेथ का शौक लगा था। उफ़, ये ताया जी अंदर बैठकर बड़े मामा को कौन सी कहानी सुनाने लगे। इतनी देर हो गई है, बाहर क्यों नहीं आ रहे? दीपांशी का दिल वहाँ से उचाट हो गया था। यहाँ पर कोई भी मेंबर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दीपांशी आकर खाना खा लो, उसकी कज़िन कृतिका ने आकर उसे पुकारा। नहीं, मुझे भूख नहीं। दीपांशी ने इनकार कर दिया। तुम्हारी मर्ज़ी। वो कंधे उचकाकर वापस चली गई। सभी के लिए खाने का इंतज़ाम अलग हॉल में किया गया था और अब सभी खाना खा रहे थे, जबकि दीपांशी सब कुछ नज़रअंदाज करके गार्डन में बैठी अपने नाना को याद कर रही थी। तुम्हारी ताई नहीं आई? अच्छा भला कोई पूछ ले, घर में डेथ हुई है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, ऐसा भी क्या नखरा? मामी ने उसके पास बैठते ही कहना शुरू किया। उनकी मर्ज़ी। दीपांशी के जवाब से मामी का मुंह बना। हमें क्या, दुनिया वाले ही बातें बनाते हैं। वो हाथ नचाकर बोलती हुई कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गई। दीपांशी ने इस बार कोई जवाब न दिया था। वैसे तुम्हारी ताई का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? अच्छी है या आम ताइयों की तरह ही है? ताई माँ, कृतिका ने आकर उन्हें चौंका दिया। हाँ, क्या है? वो गुस्से से बोली। मम्मी कह रही हैं अंदर आ जाइए। एक तो तुम्हारी माँ को बिल्कुल सुकून नहीं, हर वक्त तुम्हें मेरे पीछे लगाए रखती है। वो गुस्से से उठी। आप इसकी ताई हैं ना? दीपांशी ने उन्हें झट से रोक के पूछा। हाँ, वो नासमझी से बोली। मेरी ताई भी आप ही की तरह है। दीपांशी के जवाब पर वो लाजवाब होती हुई फ़ौरन अंदर की तरफ चली गई। कैलाश नाथ दीपांशी के नाना के दो बेटे थे। एक का नाम करण और दूसरे का नाम अर्जुन था। कैलाश नाथ की कोई बेटी नहीं थी। जब कैलाश नाथ के दोनों बेटे छोटे थे, तब वो ट्रेन में बैठकर अपने गांव से लौटकर आ रहे थे। तभी उन्हें एक 4-5 साल की लड़की रोती हुई मिली। उन्होंने चारों तरफ उसके माता पिता का पता करवाया, लेकिन वहाँ उसके माता पिता नहीं मिले। कैलाश नाथ ने बच्ची को अकेले छोड़ना सही नहीं समझा। वो ये सोचकर अपने घर ले आए, जब उसके माता पिता मिल जाएंगे तो हम वापस लौटा देंगे, और अगर नहीं मिले तो वो अपनी बेटी बनाकर इसे पाल लेंगे। और ऐसा ही हुआ। उसके माँ बाप का कहीं भी पता नहीं चल सका। उस बच्ची का नाम साक्षी था। कुछ ही दिनों में ही उनके साथ रहते हुए कैलाश नाथ को अपना पिता उनकी पत्नी को अपनी माँ समझने लगी थी, क्योंकि दोनों पति पत्नी उसको बेटी का प्यार दे रहे थे। कैलाश नाथ के दोनों बेटे करण और अर्जुन उससे चिढ़ने लगे थे। उनको लगता था कि उसके आ जाने से उन दोनों का प्यार कम हो चुका है। ऐसे दिन ही बीतते गए और वो तीनों बड़े हो गए। कैलाश नाथ की पत्नी बीमार रहने लगी तो उनका देहांत हो गया था। कैलाश नाथ ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। उन दोनों की पत्नियां ही साक्षी को पसंद नहीं करती थीं। कुछ ही दिनों में करण और अर्जुन दोनों के पास बच्चे हो गए। करण के पास एक बेटा राहुल था और अर्जुन के पास दो बेटियां रीना और कीर्तिका थीं। साक्षी कैलाश नाथ का बहुत ध्यान रखती थी और उनकी बहुत सेवा करती थी। साक्षी जवान हुई तो कैलाश नाथ ने उसकी भी शादी कर दी। साक्षी की शादी के कुछ दिन बाद साक्षी ने भी एक बेटी को जन्म दिया।
जिसका नाम दीपांशी है। जब दीपांशी 8 साल की हुई तब उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। दीपांशी को कुछ दिन उसके नाना ने अपने घर पर रखा, लेकिन उसके दोनों मामियों का व्यवहार दीपांशी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो उसको हर वक्त डांटती रहती थी। घर का ये माहौल देखकर नाना ने दीपांशी को उसके ताया के घर भिजवा दिया था। दीपांशी अपने मामा का इंतज़ार करने लगी, जो खुद तो बाहर नहीं आए लेकिन उसे ही अंदर बुला लिया। जी ताया जी। उसके ताया कितने ही सख्त क्यों ना थे, लेकिन वो अपने ताया की दिल से इज्जत करती थी। बैठो। उन्होंने दरवाज़ा बंद करते हुए उसे बिठाया, जैसे कोई राज की बात करने जा रहे हों। देखो बेटा, जाने वाले तो चले जाते हैं, पीछे रह जाने वालों को दुनिया के साथ जीना भी पड़ता है और चलना भी पड़ता है। उसके मामा ने बात शुरू की। दीपांशी खामोश रही। अब देखो ना, तुम्हारे नाना इतनी बड़ी जायदाद के मालिक थे और जायदाद वारिसों को मिलनी चाहिए। वो बहुत धीमे से बोल रहे थे। सॉरी मामा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मैं जो दुख में बैठी थी, मामा के मुंह से जायदाद का सुनकर बुरी तरह तड़प गई। अभी उसके नाना को मरे हुए एक दिन भी नहीं गुजरा था और उनकी जायदाद का बंटवारा होने जा रहा था। बेटा, सब समझ आ जाएगा। अभी बस इतना समझ लो कि आपके नाना जी एक भूल भुलैया छोड़ गए हैं, जिसमें से हम सबको गुजरना है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। बड़े मामा अब की बार ज़रा सा मुस्कुराए। दीपांशी को उनकी मुस्कुराहट जहर लगी। बीमार वो भी रहते हैं, ना जाने कब टपक जाएं। बजाय राम राम करने के दौलत जायदाद की पड़ गई। दिल ही दिल में दीपांशी ने उन्हें बुरा भला कहा। दीपांशी अपने नाना से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इसलिए उनके मरने के बाद जायदाद का बंटवारा उसे बुरा लग रहा था। आज रात आप यहीं रुक जाइए, कल वकील आएगा तो सारी बात कल ही हो जाएगी। देखते हैं वकील क्या कहता है। ताया जी ने मामा जी से कहा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, ताया जी ने कहकर लंबी सांस ली। आपके रुकने का बंदोबस्त करवा दिया है मैंने। रामू काका से कहकर आपको आपके कमरे तक पहुंचा देता हूं। बड़े मामा ने वही दीवार में लगा एक बटन प्रेस किया तो उस बेल के बजते ही रामू काका आ गए। दीपांशी देखकर इम्प्रेस हुई थी। ताया जी और दीपांशी दोनों एक साथ बाहर निकल गए। देखो दीपांशी, तुम अंदर लेडीज़ रूम में अपनी मामी के साथ रहोगी और किसी के साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है और न किसी को अपना हमदर्द समझना। सबसे बच के रहना यहाँ पर। सुबह होते ही वकील की वसीयत सुनकर हम यहाँ से चले जाएंगे। ताया जी उसे सबसे दूर रहने के लिए समझा रहे थे। वो हाँ में सर हिलाती हुई लेडीज़ रूम की तरफ चली गई। राहुल ही कैलाश नाथ का इकलौता पोता इस दौलत और जायदाद का वारिस था। अपने दादा का लाडला था। वो भी सिर्फ उनसे फ़ोन पर ही कांटेक्ट रखे हुए था। इंडिया आने का एक बार ही मौका था, वो भी 8 साल पहले, जब उसके दादा का बाईपास हुआ तब वो आया था। वो उस वक्त 20 साल का था। कदकाठी और ख़ूबसूरती में पूरे ख़ानदान में मशहूर था, लेकिन वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने बाप से भी बस ज़रूरत की ही बात करता था। जब उसके दादा ठीक हो गए थे तब वो वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया था और आज 8 साल बाद इंडिया आया था उनकी डेथ पर। उसकी खूबसूरती और उसका कदकाठी देखकर अक्सर लड़कियों की नज़र उस पर पड़ती और वो उस पर दिल हार बैठती, जबकि उसकी चाची का उस पर दिल था। वो अपनी भांजी से उसका रिश्ता करना चाहती थी। अब इंसान तो बहुत कुछ सोच कर रखता है, लेकिन होता तो वही है जो उसके नसीब में होता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे जायदाद में इंटरेस्ट है। राहुल आधी रात को करन्नाथ के कमरे में बैठा उनसे बातें कर रहा था। बेटा, बात को समझो, अगर वसीयत कल ना खुली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप किस तरह की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? राहुल ने उनकी तरफ सपाट अंदाज में देखा। राहुल मेरे बेटे, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? आपके दादाजी ने बहुत कठिन वसीयत बनाई है। करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों खरबों की जायदाद है, ज़मीनें हैं, बैंक बैलेंस है, सब कुछ हाथ से चला जाएगा और ये सब हमारा पुश्तैनी है, हम वारिस हैं इसके। तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? राहुल अपनी जगह से उठते हुए बोला। क्योंकि वकील ने साफ कहा है कि वसीयत के वक्त आपको यहाँ उपस्थित होना ज़रूरी है, वरना वसीयत नहीं खुलेगी और सब कुछ एक हफ्ते के अंदर एनजीओ में चला जाएगा। उनकी बात पर राहुल ने गहरा सांस भरा। कब तक आएगा आपका वकील? कल मुझे वापस भी जाना है, पूरा बिजनेस रुका हुआ है मेरा। राहुल उकताए हुए लहजे में बोला। कल दिन के वक्त आ जाएगा, करन्नाथ खुश होते हुए बोले।
ओके कहकर वो तेज़ी से चलता हुआ बाहर निकला कि उसी वक्त किसी लड़की के वजूद से बुरी तरह टकरा गया। उसके हाथ में शायद पानी का जग था। उसके हाथ डगमगाए, लेकिन पकड़ मजबूत रखी। पानी सारा छलकता हुआ बाहर निकला था और टकराने वाले के ऊपर भी गिरा। एक हाथ से उसने राहुल का कंधा मजबूती से पकड़ लिया। राहुल ने भी उसकी कमर पकड़कर उसे गिरने से बचाया। जग से पानी उल्टा उस लड़की के चेहरे पर गिरा। वो सुनहरी आंखों वाली लड़की आंखें मीच कर धड़कते दिल के साथ राहुल की बाहों में थी। राहुल ने उसे दोनों हाथों से थाम रखा था। अगर वो उसे छोड़ता तो वो सीधा ज़मीन पर गिर जाती। छोटी मामी मुंह में उंगली डाले ये नज़ारा देखती रह गईं। दीपांशी ने धीरे से आंखें खोलीं। अपने सामने एक मजबूत जवान मर्द को देखकर उसके होश उड़ के रह गए। एक हाथ में जग और दूसरे उसके कंधे को दबोचे हुए था। छोड़ो मुझे, वो अपनी हालत देखकर दांत पीसते हुए गुर्राई। उसकी बात सुनकर वो जो उसके रंग रूप में खो चुका था फौरन होश में आया। देख लो, छोड़ा तो सीधा ज़मीन पर गिर जाओगी। अपनी आईब्रो उचकाते हुए उसे डराया। प्लीज़ छोड़ दो। अब की बार वो नीचे वाला होंठ बाहर निकालकर मिनमिनाई। राहुल ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। वो सीधा उसके चौड़े सीने से टकराई। दीपांशु का दिल धक से रह गया। झटके से उससे दूर हुई। ये क्या बदतमीजी है। अपने कपड़ों को गीला देखते हुए दुपट्टा ठीक करने लगी। ये सवाल मेरी तरफ से है। कोई इंसान जब किसी के घर आता है तो थोड़ा लिमिट में रहकर तो चलता है। आधी रात को जिन भूतों की तरह इधर उधर चक्कर नहीं लगाता। राहुल ने उसकी अच्छी खासी तबीयत साफ की। मुझे क्या पता था कि ये जिन भूतों का घर है। मैं तो इंसानों का घर समझ कर आई थी। मुझे नहीं पता था नाना जी ने भूत भी पाल रखे हैं। दीपांशी ने उसके मुड़ने पर अच्छा खासा तंज करते हुए उसको पलट कर देखा। राहुल ने भी पलटकर उसे घूरा। उसके माथे पर बल पड़े थे, जबकि वह एक झटके से मुड़ते हुए मुंह बनाकर वहां से चली गई। राहुल भी सर झटककर अपने रूम में चला गया। सुबह होते ही वकील साहब आ चुके थे। ये क्या बात हुई? वसीयत से पहले लेटर? कैसा लेटर है ये? संदीप वकील की बात पर करन्नाथ के माथे पर बल पड़े। ये वसीयत से पहले का लेटर है जो कैलाश नाथ जी ने मुझे पढ़ने को कहा था। इसके बाद वसीयत पढ़ी जाएगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे पढ़ लूँ। अपना चश्मा ठीक करते हुए पूछा। संदीप वकील ने पूछा। उस वक्त रूम में करन्नाथ, अर्जुननाथ और दीपांशी मौजूद थे। बाकी किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। राहुल का यहाँ होना बहुत ज़रूरी था। वह दोस्त के पास गया हुआ था। वहाँ से अभी तक लौटा नहीं था। उसके आने का वेट हो रहा था। लेकिन वसीयत से पहले लेटर का सीन आ गया था। सभी को एक्साइटमेंट होने लगी कि ना जाने इस लेटर में क्या लिखा होगा। अंदर और बाहर बैठे लोग बेचैन थे वसीयत जानने के लिए। आप लेटर पढ़ें, राहुल भी आ जाएगा, राहुल के चाचा जी अर्जुननाथ ने कहा। तो वकील साहब ने लेटर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो लेटर पढ़ते गए वैसे वैसे दीपांशी का दिमाग भंग सा रह गया। उसे अपने नाना जी के फैसले पर यकीन नहीं आ रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। नाना जी ऐसा नहीं कर सकते। इस ऑस्ट्रेलिया लफंडर को मेरे साथ नहीं बांध सकते। ज़रूर लेटर में कुछ गड़बड़ हुई होगी। वकील अंकल, प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ें, दीपांशी ने संदीप वकील से कहा। तभी सूट बूट में बेहद अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के साथ वो कमरे में एंटर हुआ। दीपांशी ने दांत किचकिचाए, जैसा दांतों में उस लंगूर की गर्दन हो। कई नाम वो राहुल को दे चुकी थी। कैलाश नाथ की वसीयत के मुताबिक दीपांशी और राहुल की शादी करनी होगी, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस जायदाद में से किसी को भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और सारी जायदाद एनजीओ में चली जाएगी। संदीप वकील की इस बात पर दीपांशी ने उन्हें घूर कर देखा। राहुल की भी हालत इस वक्त दीपांशी से हटकर नहीं थी। वो अर्जेंट ऑस्ट्रेलिया से अपने प्राइवेट जेट पर इसलिए नहीं आया था कि सामने बैठी लड़की को अपने गले में डाले। मेरी तरफ से सारी जायदाद आप तोहफे में रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, राहुल ये कहकर अपने सनग्लासेस आंखों पर लगाए बाहर की तरफ जाने लगा। लफंडर कहीं का। दीपांशु के शब्द सुनकर वो रुका था और पलटकर छटाक भर की लड़की को देखा जो मुश्किल से उसके सीने तक आती थी। वकील साहब, आप जाएं, आपसे कल बात होगी। दीपांशी के मामा उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर वकील साहब से बोले।
वकील साहब मुस्कुराते हुए बाहर चले गए, जबकि बाकी लोग गहरी सोच में पड़ गए। ताया जी, मैं दीपांशी फिर से बोलने लगी कि ताया जी के घूरने से उसकी ज़बान को ब्रेक लगा और वो सर झुका गई। पापा, आज मुझे वापस जाना है। मेरे यहाँ रहने से बिजनेस का बहुत लॉस हो रहा है। वीर के पापा ने दीपांशी पर एक नज़र डालते हुए कहा, राहुल बेटा, आप मेरे रूम में चलें, आपसे कुछ बात करनी है। राहुल अपने पापा की बात सुनकर उनके रूम में चला गया। उनके पिताजी ने उन्हें अच्छा खासा फंसा दिया था। मेरा ख्याल है इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, वरना सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। दीपांशी के ताया धीरे से बोलकर कमरे से बाहर निकल गए। जायदाद का लालच तो उनके दिल में भी था, लेकिन अपनी पत्नी से मशवरा किए बिना वो कोई भी फैसला नहीं ले सकते थे। चलो चलें, काफ़ी देर हो गई है। उन्होंने दीपांशी की तरफ देखते हुए कदम बढ़ाए। दीपांशी उनके चेहरे को देखती रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके ताया का क्या इरादा है। और फिर वो दोनों सबसे मिलकर खामोशी से वापस लौट आए। 2 दिन तो यूं ही गुजर गए। ताया जी की मामा जी से फ़ोन पे बात होती रहती थी और अब दोनों अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहे थे, जिससे दीपांशी फ़िलहाल अनजान थी। फिर क्या सोचा आपने? दीपांशी की ताई ने अपने पति से पूछा। बात हुई थी मेरी करण से, वो इस रिश्ते के हक़ में हैं। वो भी यही चाहते हैं कि दीपांशी और राहुल की शादी हो जाए। आप मुझे ये बताएं, सुनैना दीपांशी से बड़ी है, पहला हक़ उसका है। आप करण जी से बात करें राहुल और सुनैना के बारे में। पागल हो गई हो क्या? कैलाश नाथ की धोती दीपांशी है और उन्होंने वसीयत में साफ साफ लिखा है, अगर राहुल और दीपांशी की शादी हुई तभी किसी को जायदाद में हिस्सा मिलेगा, और अगर 1 हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो सारी प्रॉपर्टी एनजीओ में चली जाएगी। मेरी करण से बात हुई थी, वो चाहते हैं कल ही इन दोनों की शादी हो जाए, तो मैंने भी हाँ कर दी। अरे इतना सब इतनी जल्दी कैसे होगा? और एक बात बताएं, शादी के बाद तो दीपांशी उन्हीं के पास रहेगी। वहाँ उसके साथ क्या होता है क्या नहीं, हमें क्या पता चलेगा? और अगर उन्होंने दीपांशी से किसी पेपर पर साइन करवा कर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली तो? पत्नी की बात सुनकर वो मुस्कुराए। ऐसा नहीं होगा दीपांशी की अच्छी खासी ब्रेन वॉशिंग करके भेजूंगा, और वैसे भी वसीयत तो मेरे सामने ही खुलेगी ना, मैं मेरी मौजूदगी में, और कल ही पता चल जाएगा कि कौन असली वारिस है। और वैसे भी मुझे लगता है दीपांशी के नाना ने दीपांशी के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। अच्छी खासी जायदाद मिलेगी उसे, बस ये शादी हो जाए फिर हम भी करोड़पति बन जाएंगे। दीपांशी के ताया खुशी से बोले, जैसा सोच रहे हो बस वैसा हो जाए। दीपांशी की ताई भी अपने पति की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। अगले ही दिन वो लोग दीपांशी की शादी करने के लिए दीपांशी के नाना जी के घर के लिए निकल गए थे। दूसरी तरफ राहुल किस तरह सब्र करके बैठा था ये वही जानता है। उसे मनाने के लिए उसके पापा ने कैसे उसको राज़ी किया ये वही जानते हैं। दीपांशी को उसके ताया ने साफ साफ अपना फ़ैसला सुनाया था और साथ में समझाया था कि उसने किस तरह इस शादी को लेकर चलना है। वो अपने ताया के सामने मजबूर हो गई। दौलत की लालच ने उसके ताया के सूझबूझ को ख़त्म कर दिया था। शादी बहुत खामोशी और सादगी से हुई थी। अभी कैलाश नाथ की डेथ को 4 दिन ही हुए थे, इसलिए कोई शोर शराबा हल्ला गुल्ला ना किया गया। इसी तरह विदाई भी बहुत सादगी से की जा रही थी। दीपांशी का दिल ही नहीं चाहा कि वो किसी से गले लगकर रोए, और बहुत दुख हुआ था अपने ताया की इस बात से कि उन्होंने उसे दौलत की लालच में ऑस्ट्रेलिया के लफंडर के साथ बांध दिया था। लेकिन अब उसकी किस्मत में यही था, उसने किस्मत के लिखे को स्वीकार कर लिया था। ताया जी की बात सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दीपांशी, इस शादी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात हो गई है तुम्हारे मामा से, ना ही वो उस शादी को आगे बढ़ाएंगे और ना हम। ये सिर्फ तुम्हारे नाना की वसीयत की शर्त को पूरा करने के लिए शादी हुई है, इसलिए इस रिश्ते को अपने सर पर सवार नहीं करना, क्योंकि जिस तरह खामोशी से शादी हुई है इसी तरह खामोशी से ख़त्म भी हो जाएगी। अपने ताया की इस बात पर वो दर्द से आंखें मीच गई। मतलब सब एक खेल खेल रहे थे, एक चाल चल रहे थे। उस वसीयत को खुलवाने के लिए शादी हुई थी, उसके बाद ये शादी ख़त्म, मतलब कल राहुल उसे डिवोर्स दे देगा। ये सोचकर दीपांशी का दम घुटने लगा। उसका जी चाहा वो कहीं दूर भाग जाए। दुनिया कितनी मतलब की थी, आज उसे एहसास हो रहा था।
विदाई के वक्त दीपांशी के ताया और मामा में कुछ बातें हुई थी। फिर एक दूसरे को गले लगाते हुए वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। आप लोग आ जाइएगा, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। राहुल अपनी गाड़ी में टाइम देखते हुए बाहर निकल गया। वो बाकी लोग भी दीपांशी को लेकर बाहर निकले। दीपांशी सुनैना के गले लगते हुए अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। एक वही तो उसकी अपनी थी, उसकी करीबी, उसका साथ भी आज छूट रहा था। राहुल की गाड़ी में उसे बिठाया गया जो वो खुद ड्राइव कर रहा था। बाकी लोग भी अपनी गाड़ियों में बैठ गए थे। वो पिंक कलर के हल्के काम वाले सूट में बिना किसी मेकअप और ज्वेलरी के क़यामत ढा रही थी। राहुल ने गाड़ी को रोड पर डालते हुए एक सरसरी नज़र उस पर डाली, जिसके चेहरे पर उसके हुस्न की रौनक दिखाई दे रही थी। चेहरा ढको अपना, सख्ती से कहता हुआ वो ड्राइविंग कर रहा था। दीपांशी को लगा उसने कुछ गलत सुना है। हैरत से सवालिया अंदाज से उसे देखा। सुना नहीं? क्या बकवास की है मैंने? वो भड़का था। बात करो तो सुनूंगी ना, बकवास को कौन सुनता है? दीपांशी ने मुंह टेढ़ा करके नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम ऐसे नहीं सुनोगी। राहुल एक तरफ गाड़ी खड़े करते हुए उसकी तरफ मुड़ा। दीपांशी का दिल धक से रह गया। उसकी चादर से उसके चेहरे को ढका। मैं राहुल नाथ हूँ और राहुल ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी दुल्हन को कोई गलत नज़र डाले। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारा चेहरा आज के बाद कोई मर्द ना देखे। वो रोबदार लहजे में कहता हुआ दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ओह रियली राहुल, लेकिन इस रिश्ते की टाइम लिमिट तो बहुत कम है। तब तक दीपांशी अपना चेहरा सब मर्दों से छुपा लेगी और जब टाइम लिमिट ख़त्म हो जाएगी फिर दीपांशी फिर से आज़ाद हो जाएगी। दीपांशी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसके बाद राहुल बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही थी। फ़िलहाल उसने खामोश रहना मुनासिब समझा। इस वक्त गाड़ी में वो किसी भी तरह की बहस अफोर्ड नहीं कर सकता था, बल्कि वो यही चाहता था कि उसकी दुल्हन को कोई ना देखे। इसलिए एंड टाइम पर ड्राइवर को भी गाड़ी से नीचे उतार दिया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। सारा रास्ता खामोशी से कटा। गाड़ी घर में एंटर हुई तो धीरे धीरे शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। दीपांशी तो उसका दिल जनाने के लिए मज़े से सीट पर लेटने वाले अंदाज में सो गई थी। गाड़ी रोकते हुए राहुल ने उसकी तरफ देखा, जो सोते में बहुत मासूम लग रही थी। उसे जगाने के बजाय वो खुद गाड़ी से उतरा। क्या हुआ बेटा, दीपांशी क्यों नहीं उतरी गाड़ी से? चाचा और बाकी फैमिली मेम्बर भी अपनी गाड़ियों से उतर चुके थे। आप लोग चलें, मैं उसे लेकर आता हूँ, राहुल ने कहा तो चाचा जी सबको लेकर अंदर की तरफ चलने लगे। राहुल ने सबके जाने के बाद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर धीरे से दीपांशी को अपनी बाहों में उठाया और हवेली के अंदर चला गया। सभी लोग लॉन में इकट्ठा हुए थे। राहुल सबको नज़रअंदाज करते हुए दीपांशी को अपने रूम में ले गया। सबकी नज़रों ने उसे दूर तक जाते हुए देखा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा करण जी, राहुल की मम्मी ने अपने पति की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। वैसे तो करण नाथ भी नहीं चाहते थे कि दीपांशी उनके घर की बहू बने, लेकिन वसीयत और जायदाद की वजह से वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गए। सबको अपने अपने कमरों की तरफ जाता देखकर वो दोनों भी कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चले गए। राहुल जैसे ही रूम में आया, दीपांशी को बेड पे लिटाकर उसने दरवाज़ा लॉक किया और सीधा बाथरूम में चला गया। ठंडे पानी से शावर लेकर वो खुद को फ्रेश फील कर रहा था। ये लड़की सिर्फ एक रात की बीवी है इसकी। कल वसीयत खुलते ही ये शादी का खेल भी ख़त्म हो जाएगा और वो वापस चली जाएगी, लेकिन उस सब के लिए उसका दिल तैयार नहीं था। उससे उसकी शादी हो गई थी, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकता था। दीपांशी सिर्फ राहुल की है। शावर का पानी चेहरे पर डालते ही वो अपनी आंखें मूंद गया, फिर चेहरा एक तरफ करते हुए गहरी सांस भर गया। मैं इस लड़की को कहीं नहीं जाने दे सकता। मैं इसको अपनी इज्जत बनाकर बेमोल नहीं कर सकता। एक फ़ैसला करता हुआ वो बाहर निकल गया। उसी वक्त दीपांशी ने कसमसा कर अपनी आंखें खोलीं। अंगड़ाई लेते हुए झट से उठकर बेड से उतरकर खड़ी हो गई और राहुल की तरफ देखा तो वो बाथरोब पहने हुए बाहर आया था और टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था। वो उसकी खूबसूरत बॉडी और सिक्स पैक देखकर दंग रह गई। वो बेड के एक तरफ खड़े हुए उसे ही एक टुक देखे जा रही थी। उसके इस तरह देखने पर राहुल गहरा मुस्कुराया और उसकी तरफ आने लगा।
और कहने लगा, दूर क्यों हो रही हो मुझसे? ये बोलते हुए उसने अपने करीब खींच लिया। दीपांशी ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखते हुए खुद को उसके साथ टच होने से बचाया, लेकिन उसके दोनों हाथों को अपने नग्न सीने पर महसूस करके राहुल का दिल ज़ोरों से धड़का था। पहली बार किसी लड़की ने उसे छुआ था। उसने उसको फिर से खींचकर अपने सीने से भींच लिया। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? वो झटपटाई। क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। आज की रात तुम्हें जी भर के महसूस करना चाहता हूँ। वो उसे लिए बिस्तर पर गिरा। वो खुद पर कंट्रोल ना कर सकी और वो खुद भी सीधा उसके साथ बिस्तर पर गिर गई। क्या बदतमीज़ी है ये? दीपांशी ने अब की बार गुस्से से उसके ऊपर से उठना चाहा, जो दोनों बाजुओं का घेरा बनाकर उसकी कमर को कस के पकड़ गया था। उसके जिस्म पर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें दीपांशी का दिल पूरी तरह से लरजा रही थी। छोड़ने के लिए इशारे नहीं की। उसके गर्दन में मुँह छुपाता हुआ रोमांटिक लहजे में बोला, भूले मत, ये शादी सिर्फ एक रात की है। कल राहुल ने गुस्सीली आंखों से उसे देखते हुए उसके गुलाबी होठों पर अपनी उंगली रखी। तुम मेरी हो दीपू, सिर्फ राहुल की। वो ऐसे खोए हुए लहजे में बोलता हुआ दीपांशी की सांसें रोक गया। उसकी यूं बेयकीनी से देखने पर राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसने एक लम्हे में पोजीशन चेंज की थी। अब वो नीचे थी और राहुल उसके ऊपर आ गया। उसकी दोनों तरफ हाथ रखते हुए उसके चेहरे पर झुका। दीपांशी अपने दिल को संभालती हुई अपनी आंखें मीच गई। उसे भी राहुल की संगत बौखला रही थी। राहुल ने उसके मुलायम नाजुक गालों पर हाथ फेरा। वो गहरे सांस भर के रह गई थी। वो चाहकर भी उसका हाथ झटक नहीं पा रही थी। राहुल ने धीरे से उसके सर के पीछे हाथ ले जाते हुए उसका चेहरा ऊपर को उठाया। दीपांशी ने बेडशीट को मुट्ठी में भींच लिया। दीपू, ओपन योर आइज़, वो धीरे से बोला। लेकिन दीपांशी अपने दिल की धड़कनों को संभालती या उसकी कुर्बत को सहती। दीपू, अब की बार अपना गाल उसके चेहरे के साथ रब किया तो दीपांशी आंखें खोलकर उसे घूरा। राहुल के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट बिखरी थी और फौरन से उसके होंठों पर झुक गया। दीपांशी का तो दिल ही दहल गया। जो उसके होंठों पर झुका उसकी सांसें खींच रहा था। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए।